अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जो कल है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका लफ्जी मतलब समझते हैं। जो पैंक्रियाटाइटिस है, इसमें जो पैंक्रिया है वो है पैंक्रियाज, या जिसको हम कहते हैं उर्दू में लबलबा। ये बुनियादी तौर पे एक एब्डोमिनल ऑर्गन है जो स्टमक या मैदे के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और इसका जो काम होता है वो ना सिर्फ ये कि हमारी खुराक के इंहिज़ाम या डाइजेशन में, बल्कि ये तमाम वो लोग जिनको जब भी कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसके लिए जो इंसुलिन का रिलीज होता है वो भी इसके ही बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से होता है। तो ये इंतहाई अहम ऑर्गन है। आइटिस जहां पे भी लफ्ज आएगा इसका मतलब होगा सोजिश या इन्फ्लेमेशन। तो पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज या लुबलुबे की सोजिश। और इसमें जो लफ्ज है एक्यूट, एक्यूट का मतलब ये होता है कि जो अभी हुआ है, यानी पहले वो कुछ ऐसा नहीं था। पहले ये आपका जो ऑर्गन है, जो पैंक्रियाज है, ये बिल्कुल ठीक था। ये अभी की इन्फ्लेमेशन हुई है, अभी की ये सोजिश हुई है, और जब ये सोजिश चली जाएगी तो आपका ये ऑर्गन बैक टू नॉर्मल स्टेट में या कंडीशन में या हालत में वापस आ जाएगा। तो जहन में सवाल पैदा होता है कि इसकी वजह क्या होती है। हमारे मुआशरे में, यानी ओरिएंटल जिसे मशरकी मुआशरा कहते हैं या पाकिस्तानी मुआशरा कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह है पित्ते की पथरियां या गाल स्टोन्स। और जो मगरबी मुआशरा है वहां पे सबसे बड़ी वजह होती है अल्कोहल या शराब का पीना, या अचानक ही बहुत ज़्यादा शराब का पीना, जिसे बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। इसके अलावा 10% वो लोग होते हैं जिनमें कभी पता ही नहीं चलता कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह क्या है। इसके अलावा कुछ वो लोग हैं जिसमें हम वजह को कहते हैं आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक वो होते हैं कि जो किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोसीजर के रिजल्ट के तौर पे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होती है, जैसे कि ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी है। ये कुछ वजह से ये प्रोसीजर्स करते हैं, तो जिसका मैं आगे मजीद जिक्र करूंगा। तो बाज़ औक़ात उसकी एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। बाज़ औक़ात लोगों को जो पेट का ट्रॉमा होता है तो ये ऑर्गन यानी पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में वायरल इन्फेक्शन होती है जो वजह बनती है इस बीमारी की, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की। तो इनमें से अक्सरियत यानी 60% तो माइल्ड केसेस होते हैं, हल्के केसेस होते हैं जो खुद ही ठीक हो जाते हैं। 25% वो होते हैं जो हल्के से ज़्यादा यानी दरमियानी शिद्दत के होते हैं, जिसके लिए किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और जिसमें खुदा न खास्ता बाकी ऑर्गन्स के इन्वॉल्व होने का या ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। लेकिन 10% वो होते हैं जिसको हम कहते हैं मोस्ट सीवियर या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। उसमें मॉर्टेलिटी रेट भी 20% के अराउंड है। और उसके अलावा जो ये पैंक्रियाज होता है, ना सिर्फ ये कि इसकी सोजिश होती है, बल्कि इसकी नेक्रोसिस यानी इसका कुछ हिस्सा डेड हो जाता है, और बाज़ का इसमें ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। तो ये भी बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। सवाल पैदा होता है कि जब किसी को ये प्रॉब्लम हो गया तो वो किन अलामात के साथ डॉक्टर के पास आएगा। वो अलामात ये होती हैं कि किसी को पेट में दर्द होगा, ख़ास तौर पे पेट के ऊपर के हिस्से में, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं, वहाँ पे दर्द होगा, उल्टी आएगी और दिल ख़राब होगा, मतली होगी। और बाज़ औक़ात ये जो दर्द ये होता है ये बैक की तरफ भी जाता है, यानी कमर की तरफ भी होता। ये है कि जो जैसे हमारे इलाकों में, पाकिस्तान, इंडिया में सबसे बड़ी वजह जो पैंक्रियाटाइटिस की है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की, वो है गाल स्टोन या पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी पित्ते से टूट के आती है बाइल डक्ट में, जिसको हम सीबीडी कहते हैं, यानी कॉमन बाइल डक्ट। या तो ये सीधी निकल के हमारी जो आंत होती है छोटी, जिसको हम डुओडेनम भी कहते हैं, ड्यूडेनम भी कहते हैं, उसके ज़रिए निकल जाएगी। वरना बाज़ औक़ात इसके छोटे हिस्से जो होते हैं, एक होता है एम्पुला ऑफ वेटर। ये वो एरिया है जहाँ से पैंक्रियाज की नाली यानी पैंक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके छोटी आंत में खुलती हैं। वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जब वो वहाँ
पे फंस जाता है तो जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें वो हार्मोन्स इकट्ठे होते हैं। उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं, यानी वो ट्रिप्सिनोजन से बनता है। अब वो ट्रिप्सिन क्या करता है, क्योंकि वो इनहजाम के अमल या डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए होता है, तो वो अपने ही पैंक्रियाज को खाना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो लोग जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनमें भी ये ट्रिप्सिन ज्यादा बनता है, कैल्शियम वहां पे बहुत सारी इकट्ठी होती है और वो खुद ही पैंक्रियाज को सारे मिलकर डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये बुनियादी वजह बनती है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की। तो हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि ये लुबलबे की इन्फेक्शन है। अगर हमारे पास कोई आता है जिसको पेट में दर्द था, हाथ लगाने पे पेट का दर्द बहुत ज्यादा होगा, जब डॉक्टर चेक करेंगे इसे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस। और बाज़ औक़ात जब इस मसले की शिद्दत बहुत ज्यादा हो और नेक्रोटिक या नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो मरीजों के जो पेट के दरमियान का हिस्सा में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं अम्बलाइकस, उसके इर्द गिर्द नीले रंग का निशान पड़ता है जिसको हम कहते हैं कुलन साइन। और बाज़ औक़ात पेट के साइड के हिस्सों पे वो नीले रंग का जैसे नील होता है वो निशान बनता है, उसको हम ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं मरीजों के ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इस शख्स को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। उन टेस्टों के नाम क्या हैं? सबसे पहले तो एमाइलेज करवाया जाता है, सीरम एमाइलेज। ये बहुत सेंसिटिव है, यानी अगर किसी का पॉजिटिव आएगा यानी 3 गुना से ज़्यादा नॉर्मल से 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी शख्स को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, यानी सीरम एमाइलेज। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये पहले 24 घंटे में चेक करवाना होता है क्योंकि अगले 3 से 5 दिन में ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसके हल के लिए बाज़ औक़ात हम अपना जो छोटा पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसमें यूरिनरी एमाइलेज चेक करवाते हैं। यूरिनरी एमाइलेज जो है वो काफी ज्यादा दिनों के लिए बढ़ा रहता है तो उससे भी तशखीस हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सीरम लाइपेज। सीरम लाइपेज भी नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा बढ़ा रहे तो ये तशखीस में मदद देता है। ये ज्यादा दिन तक बढ़ा रहता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सेंसिटिव नहीं है जितना कि सीरम एमाइलेज था, यानी सीरम लाइपेज सीरम एमाइलेज की निस्बत ज्यादा। एक और टेस्ट जिसको हम कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, उसको चेक करवाने का मकसद ना सिर्फ ये कि बीमारी की शिद्दत जानना होता है बल्कि बीमारी ठीक होने की तरफ जा रही है या खराबी की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, उसके बारे में भी बताता है। एक और इंतहाई अहम टेस्ट जो हम करवाते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए है वो है अल्ट्रासाउंड पेट का, यानी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि अगर पित्ते में पथरी है यानी गॉल ब्लैडर स्टोन, कॉमन बाइल डक्ट में अगर पथरी है तो उसके बारे में बताएगा, और इसी तरह पैंक्रियाज अगर सूजा हुआ है, स्वोलन है, उसके बारे में बताएगा। अगर नेक्रोसिस है यानी उसके कुछ हिस्से डेड हैं तो उसके बारे में बताएगा। और पैंक्रियाज के इर्द गिर्द अगर फ्लूइड है यानी पेरी पैंक्रियाटिक फ्लूइड के बारे में बताएगा। और अगर सूडोसिस्ट बनी हुई है, ये एक खास किस्म की थैली होती है, तो उसके बारे में बताएगा। और इसी तरह अगर वहां पे इंफेक्शन एक जगह पे इकट्ठी है पैंक्रियाज में, जिसको हम एब्सेस कहते हैं। एब्सेस क्या होती है? लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ द पस, उसके बारे में अल्ट्रासाउंड हमें बताएगा। अल्ट्रासाउंड के अलावा हम बाज मरीजों में करवाते हैं जो सीटी स्कैन होता है पेट का कंट्रास्ट के साथ। तो कंट्रास्ट के साथ करवाने वाला सीटी स्कैन जिसको हम इनहैंस्ड सीटी स्कैन एब्डोमेन कहते हैं, तो जिसमें कंट्रास्ट दिया जाता है वेन के जरिए भी और पिलाने के साथ भी। तो उससे भी आपको क्या पता चलेगा कि जो पैंक्रियाज है क्या उसमें नेक्रोसिस तो नहीं है, उसमें सूडोसिस तो नहीं है, उसमें एब्सेस तो नहीं बनी हुई, और उसमें किस हद तक सोज है, ये स्वेलिंग है। इसके अलावा हम करवा सकते हैं MRI। MRI क्या होता है? सीटी से बनता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये एक एक्सरे की टेक्निक है। लेकिन MRI जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, और एक खास किस्म का MRI इन मरीजों में हम करवाते हैं जिसको हम कहते हैं MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब है कि वो टेक्निक है जिसमें एक्सरे की शुआएं तो इस्तेमाल नहीं होती लेकिन मैग्नेटिक रेजोनेंस इस्तेमाल होती है। कोलेंजियो कहते हैं बाइल डक्ट को, पैंक्रियाटो कहते हैं पैंक्रियाज को, और ग्राफी का मतलब होता है तस्वीर लेना। तो इससे भी हमें इन तमाम चीजों का पता चलता है जो सीटी स्कैन में पता चला था। लेकिन वो तमाम लोग जिनको पेसमेकर डला हो, जिनको कोई मेटालिक चीज अगर उनके जिस्म में लगी हुई है, तो उनमें आप MRI या MRCP नहीं कर सकते। तो उनमें हमारे पास ऑप्शन होता है ERCP का,
जो इलाज भी है और तशखीस भी है। ईआरसीपी क्या होता है? इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। एंडोस्कोप पे इसे इसलिए कहते हैं कि हम एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, वो जो कैमरा जो आमतौर पे हम मैदे का अल्सर जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिट्रोग्रेड इसलिए कहते हैं कि जब ये ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में जाती है तो इसकी नाली को हम जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से दाखिल करके तो फिर हम वहाँ पे कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, जो पैंक्रियाज में की नाली में भी जाता है, पैंक्रियाटिक डक्ट में भी और कॉमन बाइल डक्ट में भी। तो इसीलिए कहते हैं हम रिट्रोग्रेड, यानी वापस जा रहा है। कोलेंजियो कहते हैं बाइल डक्ट को, और पैंक्रियाज की नाली को, तो ग्राफी उनकी तस्वीर ली जाती है। तो इससे ना सिर्फ ये कि तशखीस भी हो सकती है, बल्कि अगर कोई पत्थर या स्टोन वहां पे फंसा हुआ है तो उसको भी निकाला जा सकता है। तो ईआरसीपी का ये भी फायदा है। तो दोस्तों ये तो हैं वो बुनियादी टेस्ट जो किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी हम बाकी टेस्ट करते हैं, जैसे सीबीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है, और बाकी टेस्ट किए जाते हैं इस बीमारी की शिद्दत को जानने के लिए। क्योंकि शिद्दत को जानने के लिए हम लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, जिसमें रेंसन्स क्राइटेरिया है, जिसमें मॉडिफाइड मार्शल क्राइटेरिया है, जिसमें एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन यानी अपाची स्कोर है कि वो है। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं बुनियादी तौर पे समझा देता हूं कि अगर किसी शख्स की उम्र ज्यादा है, अगर किसी का जो टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी में गुर्दे के जो यूरिया और क्रेटिनिन है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी की एबीजीज में पीएच अगर कम है, और इसी तरह अगर किसी में बाकी जैसे एलएफटीज यानी लीवर फंक्शन टेस्ट वो खराब हैं, इसका मतलब ये है कि उसका ये स्कोर ज्यादा है, शिद्दत ज्यादा है, खराबी के चांसेस ज्यादा है और ठीक होने के चांसेस कम है। और आमतौर पे इनको हम 24 घंटे दाखिले के मरीज के दाखिल होने के 24 घंटे और 48 घंटे के बाद इनको करते हैं, जिससे हमें इन क्राइटेरिया से पता चलता है कि कितने % चांसेस हैं हमारे मरीज के बेहतर होने के या खराबी की तरफ जाने के। तो अब आते हैं हम इलाज तरफ। इसका इलाज का तरीका ये होता है कि वो तमाम लोग जिनको ये अलामात थी कि उल्टियाँ थी, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द था, आपने टेस्ट करवाया, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, तो आप उनको दाखिल करेंगे हॉस्पिटल के एचडीयू यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट में या आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में। उसके बाद आप उनको एनपीओ करेंगे, इसे कहते हैं नथिंग पर ओरम, के मुंह से कुछ नहीं देना। उनको आप खुराक की एक नाली डाल देंगे, तो इसे हम कहते हैं एनजी सक्शन। एनजी होता है नेजो गैस्ट्रिक, यानी नेजो और गैस्ट्रिक होता है मैदा, ताकि जो कोई भी शख्स जिसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है उसका मैदे में पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि वो पेट को भी फुलाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कर सकता है और वो खुदा ना खासा पीछे फेफड़ों में भी जा सकता है। तो हम एनजी के साथ बैग बांध देंगे और वो गंद उसमें निकलता रहेगा। और इसके अलावा हम मरीज को आईवी फ्लूइड्स देंगे, आईवी लाइन लगाएंगे, उसको बैरानुला लगाएंगे और वहां से हम आईवी फ्लूइड्स देंगे, पेशाब की नाली उसको लगाएंगे ताकि हमें गुर्दों के स्टेटस का पता चले, क्योंकि इस बीमारी में गुर्दे खराब हो सकते हैं, तो हमें यूरिन आउटपुट से पता चलेगा कि गुर्दे कैसे चल रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम लोग जिनमें नेक्रोसिस है, हमें पता है कि सीटी स्कैन पे नेक्रोसिस आई है, बाकी क्राइटेरिया भी इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, तो उनमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे। और एंटीबायोटिक में सबसे अच्छी चॉइस होती है इमेपेनम की, जो कि कार्बापेनम की एक एंटीबायोटिक है, वरना आप कल्चर सेंसिटिविटी करवा के तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करनी है। इस बीमारी में क्योंकि दर्द का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो आप एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर देते हैं, लेकिन ख़ास किस्म के एनाल्जेसिक्स देते हैं जैसे ट्रेमाडोल, और इसके साथ साथ आप ओपियाइड एनाल्जेसिक्स देते हैं जैसे नेलब्यूफेन। लेकिन आपने मरीज को पेन किलर देके उसको पेन फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको पेन किलर देते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट्स को वो जैसे जैसे मरीज बेहतर होता है तो आप मरीज को एनजी फीड स्टार्ट करवा सकते हैं, यानी नेजो गैस्ट्रिक फीड। और बाज़ औक़ात हम एक ख़ास किस्म की खुराक की नाली डालते हैं जिसको हम कहते हैं नेजोजेजुनल फीड, यानी जो खुराक की जो आंतें होती हैं, छोटी आंतें, उनका पहला हिस्सा ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम है और तीसरा आइलियम है। तो ये पतली खुराक की नाली होती है जो छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है जेजुनम, वहां तक जाती है ताकि खुराक मैदे से काफ़ी आगे निकल जाए, ताकि मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना बने। तो आप खुराक भी उसको शुरू करवा सकते हैं जैसे जैसे मरीज़ बेहतर होता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ बेहतर नहीं है और उसको नेक्रोसिस हुई है, तो फिर आपको छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है।
एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए बड़ा ऑपरेशन करना इंतहाई खतरनाक होता है इन मरीजों में। तो आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं, आप उस नेक्रोज्ड पार्ट को काट देते हैं, उसको कहते हैं नेक्रोसेक्टमी, और इसी तरह आप जो एब्सेस होती है उसको ड्रेन कर देते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक फ्लूइड मरीज को एनपीओ रख के और उसको मॉनिटर प्रॉपर करके उसके आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट यानी यूरिया क्रेटिनिन करवा के और हीमेटोक्रिट चेक करवा के आप उसको बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये मरीज अक्सर निकल आते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी में बीमारी इंतहाई शिद्दत की हो तो फिर मरीज के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में कुछ मालूम हुआ होगा। आप लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक हो। अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। यह खुशी का मौका है, इसको टेंशन फ्री और खुश होकर ही गुजारें।